और ठीक। नमस्ते आप सभी का भी नमस्कार। यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आज आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अच्छी बात है। चलो हाँ, तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि देखो ये वीडियो बन रहा है और वीडियो में टाइम बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको अपलोड करने में फिर लोग उसको देखना भी नहीं पसंद करते लंबा वीडियो को। हालांकि जो फैक्ट्स पे आधारित जो वीडियो होते हैं उसका लंबा बनना लाजमी होता है, क्योंकि उसमें आप स्किप नहीं कर सकते किसी महत्वपूर्ण बिंदु को। तो हम प्रयास करते हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ बताएं और आप इसका लाभ लें। तो दोस्तों, अब हम आपको आज के एपिसोड में आपको हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास पे चल रहा है। तो इस पे हम आपको बताएंगे 1853 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ। बाकी सारी चीज़ें हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, उसको दोहराना ज़रूरी नहीं है। 1853 चार्टर एक्ट हम बिंदुवार इसका आपको बताते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ, ये इसको सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश पे ब्रिटिश संसद ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई थी, उसकी सिफारिश पे ये चार्टर एक्ट तैयार किया गया था, इसको लागू किया गया था। और इस चार्टर एक्ट के जरिए भारत में अब सभी अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होने लगी। ये 1833 में व्यवस्था कर दी गई थी कि सिविल, लेकिन उसमें था कि सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट होंगे, सिविल सर्विसेज के से जो नौकरी पाएंगे उसके लिए परीक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी में सभी तरह की नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का ये कर दिया गया पहला। उसके बाद सिविल सेवा, पहली बार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोला गया। पहले सिविल सेवा में भारत के नागरिक भाग नहीं ले सकते थे। इस 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोला गया। और लेकिन उसमें जो उम्र रखी गई 18 से 23 वर्ष रखी गई कि 18 से 23 वर्ष के बीच में ही आप इसमें भाग ले सकते हैं भारतीय नागरिकों के लिए। ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 18 या 23 के बीच ग्रेजुएशन करना मुश्किल हो जाता था, तो वो मैच नहीं खाता था। लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा मिलने लगा था शासन व्यवस्था में भारतीयों को। फिर इसमें यह था कि 1853 में सिविल सेवा के द्वार भारतीयों के लिए खोल दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से कई लोग जो हैं, आप भी हैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आप। हाँ, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में ही कह दिया गया था कि सिविल सेवा में जो है परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, लेकिन वो तब अंग्रेज़ों के लिए ही थे। 1853 में 1853 के चार्टर एक्ट में ये कर दिया गया कि भारत के नागरिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन 1823 18 to 23 एज के बीच में ही वो आप इस परीक्षा में बैठ सकते थे। ये अलग है, इसको हम अलग कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे सिविल सर्विसेज का घटनाक्रम विकास का। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, विधि सदस्य जो 1833 के चार्टर एक्ट में जो विधि सदस्य बनाए गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उसको परमानेंट सदस्य मान लिया गया। उसे वोटिंग राइट दे दी गई कि वो अब वोट भी कर सकते हैं। ये 1823 के 53 के चार्टर एक्ट में किया गया। जब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट थी, जब परिषद कानून बनाने बैठे तो 6 अतिरिक्त सदस्य होना चाहिए गैर सरकारी। ये गवर्नर जनरल को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया कि जब परिषद जो में 4 सदस्य थे, जब वो कोई कानून बनाने के लिए जब परिषद बैठेगी तो उसमें 6 अतिरिक्त सदस्य भी होंगे। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। यही जो 6 अतिरिक्त सदस्य की जो व्यवस्था की गई, वो भारत में बाद में मंत्रिमंडल प्रणाली के गठन की शुरुआत इसको हम मान सकते हैं। इसी से मंत्रिमंडल प्रणाली का गठन भारत में हुआ। ये 6 अतिरिक्त सदस्य कैसे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद चूँकि कंपनी का कामकाज बड़ा हो गया था, तो 2 और उसमें स्टेट बनाए गए, एक सिंध और पंजाब प्रांत बनाया गया। 2 प्रांत बनाए गए, सिंध और पंजाब। 1853 का चार्टर एक्ट और भी कुछ खूबियाँ थी। वो क्या थी, अब देखिए। अब कंपनी को भारतीय प्रदेश का
तब तक पहले था कि 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, लेकिन 1853 के चार्टर्ड एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी भारत के प्रदेश पे तब तक शासन करेगा जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी। यानी कल भी, परसों भी, तरसों भी जब मन करेगा ब्रिटिश संसद एक कानून बना करके आपके अधिकार को छीन लेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1853 कि अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गई थी, खासकर भारत के मामले में। उसके बाद डायरेक्टर की संख्या पहले 24 थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसको 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और 18 करने के साथ साथ उसमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा नॉमिनेट होने लगे, ब्रिटिश क्राउन द्वारा। 12 गवर्नर, 12 को तो कंपनी के शेयर धारक ही करते थे, लेकिन 6 को क्राउन करेगा मनोनीत, ये तय कर दिया गया। कंपनी की नियुक्तियों में, कंपनी में नियुक्तियाँ होती थी वो पहले डायरेक्टर की पैरवी पे होती थी, डायरेक्टर जिसको कहेगा उसी को नियुक्ति मिलती थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से कंपनी उसका मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया, अब डायरेक्टर को हटा दिया गया। चूँकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का ये कर दिया गया, सिविल सर्विसेज का गठन कर दिया गया, तो अब डायरेक्टर के हाथ से ये अधिकार ले लिया गया कि आप जिसको चाहोगे वही बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है 1853 के चार्टर्ड एक्ट की कि नियुक्ति का पूरा अधिकार जो था वो डायरेक्टर के हाथ से लेकर के वो जो व्यवस्था की गई थी प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो कर दिया गया। अब विधायी कार्यों के लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए। समझिए, शहर प्रदेश के कानून जो अभी आपने आपको बताया था कि 6 काउंसिल में 6 जब काउंसिल कोई कानून बनाने के लिए बैठेगी तो उसमें 6 सदस्य रखना पड़ेगा, तो उन 6 सदस्यों को पार्षद का नाम दिया गया। विधायी कार्यों के लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से मंत्रिमंडल प्रणाली का विस्तार हुआ। तो ये है वो चीज़ कि जब कंपनी गवर्नर जनरल की सलाहकार काउंसिल जो थी, परिषद जो थी सलाह देने वाली, उसमें 4 सदस्य तो थे, उसमें 6 सदस्य और जोड़े गए और इन 6 सदस्यों को कहा गया कि जब कानून बनेंगे किसी भी साहब का कानून बनेगा तो ये 6 सदस्य इसमें होंगे। और 6 सदस्य कैसे लिए गए? तो 6 सदस्य लिए गए मद्रास, मुंबई और आगरा की जो सरकार थी, प्रेसिडेंसियाँ जो वहाँ के गवर्नर थे, उनसे लिए गए ये 6 सदस्य, 2-2 करके। कलकत्ता में तो थी परिषद और उसके बाकी 3 जो थे 3 जगह से उसमें लिए गए। मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा विधान परिषद में 2-2 सदस्य लिए गए। इस एक्ट से स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ हुआ। 4 सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसके बाद उसको कहा गया कि विधायी कार्य जब करोगे तो 6 और वो 6 को कहा गया था कि गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेंगे। लेकिन 1853 के चार्टर्ड एक्ट में कर दिया गया कि ये 6 सदस्य कौन होगा? तो वो होगा 2 मुंबई से, 2 मद्रास से और 2 आगरा से। ये 6 सदस्य पार्षद कहलाएंगे और इनको विधान पार्षद कहा गया। यही है स्थानीय प्रतिनिधित्व का जो हिसाब आया वो तभी से आया 1853 के चार्टर्ड एक्ट से। 1833 का 1853 का चार्टर्ड एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारे देश में आज का सिस्टम जो डेवलप हुआ यहीं से सब ये समझिए चार्टर्ड एक्ट में। ये हो गया आपका। उसके बाद कंपनी की नियुक्ति में डायरेक्टर के ख़त्म, विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और आपको हमने बता ही दिया कि प्रांतीय सरकारों से 2-2 लिए गए। इस एक्ट को स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ भी कह सकते हैं। अब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के स्थानीय शासन से मुक्त कर दिया गया पूरी तरह से, क्योंकि भारत का उसके तो 1833 में ही बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल, तो उसको स्थानीय शासन से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब केंद्रीय शासन, गवर्नर जनरल को अब सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय शासन यानी पूरे देश के लिए शासन देखने का उत्तरदायित्व माना गया और राज्यों को उनके गवर्नर पर छोड़ दिया गया। और यहीं पे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को पूरी तरह से देश का शासक मान लिया गया और उसे कहा गया कि अब बंगाल के कानून नियम, बंगाल के शासन से आपको कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर अलग गवर्नर होगा जो शासन करेगा
आप पूरे देश का कानून देखो। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश का शासन देखते हैं, और हर देश में, हर राज्य में उसका मुख्यमंत्री होता है। इसी तरह से ये पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे देश का शासक मान लिया गया, यानी आप के प्रधानमंत्री से जोड़ लो, आज का प्रधानमंत्री मान लिया गया। और बाकी जो राज्य थे उनके, अंग्रेज़ों के भारत में, उसमें गवर्नर बनाए गए और वहाँ के शासन के लिए उसको। तो ये पहली बार हुआ केंद्रीय शासन की स्थापना भारत में, केंद्रीय शासन की स्थापना भारत में हुई। दोस्तों, ये 1853 के चार्टर्ड एक्ट का है। उसके बाद फिर 1857 में जब फिर भी विद्रोह, मतलब अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से कागज़ पे तो काफ़ी प्रयास किया कि दिखे कि एक स्वच्छ प्रशासन, ट्रांसपेरेंट शासन हम दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने तो बहुत सारी उसमें लूपहोल्स थे, बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी भ्रष्ट तरीके अपनाए गए, बर्बर तरीके अपनाए गए भारत पे शासन करने के लिए। और वो विद्रोह जो है 1857 में, वो रोष जो है विद्रोह बन के फूट पड़ा। तो 1857 के बाद फिर कानून व्यवस्था, भारत का सिस्टम बदला, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक का शासन है जो 1853 के चार्टर एक्ट तक को हम मान सकते हैं। उसके बाद 1858 में जो घोषणा, जो चार्टर आया था, जो कानून आया था ब्रिटेन से, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब हम आगे की जो व्यवस्था है उसके लिए हम अगली कड़ी में कोई वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम अभी इसको यही ख़त्म करते हैं। आपने समझ लिया 1853 का चार्टर एक्ट समझ लिया, 1833 का चार्टर एक्ट समझ लिया, 1813 का चार्टर एक्ट समझ लिया, 1793 का चार्टर एक्ट समझ लिया, 1773 का चार्टर एक्ट समझ लिया, पिट्स का इंडिया एक्ट समझ लिया, और ये समझ लिया कि भारत में शासन का यूनिफॉर्म जो एक आया, एक जो यूनिफॉर्म थ्योरी जो आई, यानी पूरे देश का शासन एक साथ एक कानून से चले, वो कैसे आया 1833 1853 में, ये आपने समझ लिया। दोस्तों, हम इस वीडियो को आज यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।